ये सर ये 37 का क्या बना था? पढ़ना था सर घर में। पेज नंबर निकला 133। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर्स कब आ रही है? पेज नंबर 133 सर। आज सर एक काम करो, ये कीजिएगा कि ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इफ्टिक वन कॉस्ट मॉडल, इनको तो रिवाइज करके फिर पेज नंबर 437 पे आएगा। पेज नंबर 437 क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? इसमें से ना जो पार्ट ए है, अभी पार्ट बी हमने जो चीज लिखी है वो पढ़नी है, लेकिन चले जहां तक हो गया इसका तो पार्ट ए है, ये रखना है होमवर्क। कौन से पेजेस रिवाइज करके क्या करना है सर? पेज 133 पे जो कॉस्ट मॉडल वाले क्वेश्चन है ना, उनको एक नजर देख के करनी जरा। पेज नंबर 437 पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ठीक है सर? इसका पार्ट बी भी रहने दीजिएगा, इसका पार्ट ए कर लीजिएगा। इशू तो नहीं करनी जो पढ़ा आपने घर? एक जरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जरा ढूंढिएगा जरा, पेज नंबर 97, पेज नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय द नेम ऑफ फ्लाई बाय नाइट। एक जरा कैंडी इसको भी जरा थ्योरेटिकली चल डिस्कस करेंगे, जरा पढ़ के आइए, इसको भी रखना होमवर्क। कितने होमवर्क हो गए सर? कौन कौन से? पहले जरा एक दो दिन जरा और जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तो मैं ख्याल इस वीक में तो इन दो टॉपिक्स का एक टेस्ट रख लीजिएगा। और अब सही हो गया सर? मीनवाइल जरा ढूंढा ये 38 जरा हमारा रहता है जी सर। जो डिविडेंड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट और बिफोर ऑथराइजेशन डेट होता है हम उसको डिस्क्लोज करते हैं, जी जी लेकिन सर उसको कितने सी वर्किंग के लिए कितना चाहिए? सर, वो हो गई पुरानी बात, और उसको छोड़ दें, तो वहां हुई थी बस, हो रहा ना। या तो सवाल सही करें या रहने दें। सवाल सही क्या है? कैश डिविडेंड को कंसिडर नहीं करते, बोनस डिविडेंड को कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो अगले अगर इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो अगले साल रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा। तो अगर इसी साल पता चल गया, ये वैसे कहाँ से अचानक ख्याल आ गया? हाँ, ये 38 का पेज नंबर बता दो सर। तो कल वाले क्वेश्चन हो गए ना फाइनल? यस सर। इंटेंजिबल एसेट्स है।
मैं रखने हाथ में जरा एक स्टोरी सुनो। कोई इंटेंजिबल एसेट पढ़ा कभी जिंदगी में आपने? अरे जरा फॉर्मली भी पढ़ा। इंटेंजिबल एसेट कहते हैं जी आइडेंटिफिएबल नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट होता है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या डिफरेंस है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो एसेट्स होते हैं क्या वो फिजिकली नजर आ जाते हैं? लेकिन इंटेंजिबल एसेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इनका फायदा 1 साल से ज्यादा होगा, लेकिन इनका फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती। फिजिकल एग्जिस्टेंस इन सेंस मतलब एसेट नजर नहीं आते होते हैं वैसे। चंद एग्जांपल्स देखें सर। आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर हैं, ये आपका मोबाइल में सॉफ्टवेयर हैं सर, तो 1-2 सॉफ्टवेयर मुझे दे दे निकाल के। फाइल जो शेयर हो रही हो कोई नजर आ रही हो तो वैसे ही पकड़ा दें, क्या हो गया? बैठ तो दे दे। वो ऐप पे हाथ तो लगाते हैं, वो चल पड़ती है। वो ऐप सॉफ्टवेयर है या उस ऐप के पीछे सॉफ्टवेयर? मतलब सीडीज में सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन आप सीडी के पैसे तो नहीं देते। सीडी के अंदर जो नॉलेज छुपा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके पैसे देते। तो टेंजिबल इंटेंजिबल। फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, चंद एक एग्जांपल जरा नीचे देखो। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन कंपनी है, उसने कोई मेडिसिन बनानी है, गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले हमसे लाइसेंस लें, फिर इस तरह की प्रोडक्ट्स आप पाकिस्तान बना सकते हैं। तो ये जो लाइसेंस है, किसी पेज पे लिखा होगा, परमिशन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल होगा, उसने साइन किया होंगे, तो स्टैंप लगी होगी, तो पेज पे लिखा होगा दिस कंपनी हैज अ परमिशन टू मैन्युफैक्चर फॉर एग्जांपल 500 kgs ऑफ द मेडिसिन या यूनिट्स ऑफ मेडिसिन। तो क्या ये पेज आपका एसेट है? अब इस पेज के आपने पैसे दिए होंगे परमिशन लेने के, समटाइम्स फॉर एग्जांपल 50 मिलियन 5 मिलियन आपने रुपीज इस कॉस्ट पे करके ये लाइसेंस लिए, तो ये इस सफ़े के पैसे दिए आपने। ये सफ़ा तो इटसेल्फ वर्थलेस था, इस पेज की तो कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस पेज पे किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साइन होने से और स्टैंप लग जाने से इस सफ़े की वर्थ बन गई। इस सफ़े के अंदर इन स्टैंप साइन होने से परमिशन छुप गई, तो वो परमिशन है जिसके आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, ये पेज तो मतलब उसमें सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, अदरवाइज उस परमिशन के जो पैसे दे रहे हैं, क्या उसे आप फिर कैपिटलाइज करेंगे? अगर इसका फायदा 1 साल से ज्यादा है, इसकी कॉस्ट मेजरेबल है, तो एक इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। समझ आती है मेरी बात? तो ये लाइसेंसेज हैं, फिजिकल एसेट्स हैं। फिर इंपोर्ट लाइसेंस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक और इसके साथ वर्ड समटाइम यूज हो जाता है एक्सपोर्ट कोटा, मींस गवर्नमेंट से आपने परमिशन ली है कि कितने, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो उसमें से आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख टन एक्सपोर्ट करने का शेयर ले लिया है। वो जो शेयर होता है उसे समटाइम्स कोटा एक्ट बोला जाता है, सिंपली एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इसकी भी फिर फीस होगी। एयरलाइन रूट्स से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एयरलाइन ने यूरोपियन यूनियन में ऑपरेट करना है, मींस पीआईए के जहाज़ों ने लैंड करना है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में, तो भी फिर परमिशन लेनी पड़ती है और रूट्स खरीदने पड़ते हैं, मतलब लैंडिंग राइट्स मिल जाए, तो उसकी भी पेमेंट होगी। समझ आती है? तो वंस अगेन अगर फॉर एग्जांपल 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट होना है इसका, तो नॉन करंट एसेट है, ये भी परमिशन सॉर्ट ऑफ ही है। फिर ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस है, कुछ चैनल है तो चाहता है वो अपनी नशरियात जो है फॉर एग्जांपल अमेरिका में आम कर दे, उसके लिए फिर ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस लेने पड़ेंगे। सारी सारी सॉर्ट ऑफ परमिशन है। फिर इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई मेडिसिन कंपनी, उसने कोई मेडिसिन बनाने का फार्मूला बनाया है, जिस फार्मूले की बेसिस फॉर एग्जांपल कि अगर केमिकल ए को 40%, केमिकल बी के 30% और केमिकल सी के 30% के साथ मिक्स किया जाए,
तो एक मेडिसिन बन जाती है। तो ये जो मैंने पेज बनाई है क्या है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ इसका, क्या ये फॉर्मूला पब्लिक कर देंगे, ईमेल सोशल मीडिया पे दे देंगे, क्या इस फॉर्मूले को संभाल कर रखेंगे? क्यों? एक एसेट है। क्या ये सफा एसेट है, या इस सफे के ऊपर जो नॉलेज लिखा हो वो नॉलेज आपका एसेट है? तो इसको फिर मेडिसिन फार्मूला या समटाइम रेसिपीज बोला जाता है। एक तो रेसिपीज खाने पीने की होती हैं, लेकिन शायद वो भी एसेट ही है, लेकिन फिर खास तौर पर मेडिसिन के एंगल से बात हो रही कंपनीज की। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें से हर वक्त कम से कम एक सॉफ्टवेयर कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है जी बाबू, तो पहली लाइन में दोबारा जाए जरा, व्हाट इज एन इनटेंजिबल एसेट? इसमें लिखा वर्ड आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफाई तो हो जाता है लेकिन ऐसा नजर नहीं आता, मतलब ये कहना कि है ही नहीं, है तो सही लेकिन आइडेंटिफिएबल तो है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं जी। वो और बाकी वर्ड आने, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, वो भी और देन इसके बाद एसेट डिफाइन करना जरा। एसेट एक रिसोर्स होता है जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है, किसी पास्ट इवेंट की वजह से होता है या फ्यूचर इवेंट की वजह से होता है। बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलने होते हैं, लेकिन क्या एसेट आपके पास आ चुका होता है, पास्ट में आ चुका होता है सर? एक गाड़ी आपने लेनी है, वो भी तो आपका एसेट है, उससे फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। गाड़ी आपने लेनी है लेकिन वो भी आपका एसेट क्यों नहीं है? वो आपके पास आई नहीं है। अगर आ गई है गाड़ी, पास्ट इवेंट हो गया, अब फ्यूचर अगर बेनिफिट्स मिले तो एसेट है, वरना इस वक्त वो जिसके पास गाड़ी होगी उसका एसेट होगा। आपका कब बनेगा? स्टॉक आपका एसेट कब बनेगा? जब आपने ले लिया होगा और अभी फ्यूचर में आपने बेच के फायदा उठाना। तो एसेट क्या होता है सर? बिजनेस का एक ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस के कंट्रोल का क्या मतलब है? हम चाहें उसे बेचें, हम चाहें इस्तेमाल करें, हम चाहें जहां मर्जी रखें। अगर फॉर एग्जांपल कोई गली में गाड़ी खड़ी है और जिसका दिल करे वो चाबी उसके ऊपर पड़ी गाड़ी के, मोहल्ले में जिसका दिल करे वो गाड़ी लेके जा सकता है, तो वो गाड़ी किसकी है? अच्छा, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ ओन्ड बाय कंपनी, लीज एसेट भी हो सकता है लेकिन कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल मींस आप कह सके भाईजान ये गाड़ी मेरी है, किधर किधर। और अगर आप ये नहीं कह सकते फिर इसका मतलब गाड़ी आपके कंट्रोल में। तो एसेट वो रिसोर्स होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, और उससे फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड होता है। देन आ जाए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मींस क्या होता है? रिकॉर्ड मतलब नहीं, रिकॉर्डिंग क्या क्या हो जाए तो एक एसेट डेबिट हो जाना चाहिए। मतलब क्या क्या हो जाए, एसेट रिकॉर्ड हो जाए बाय डेबिटिंग, तो क्या क्या हो जाएगा? प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स हो और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब ये वंस अगेन थ्योरेटिकल चीजें, थोड़ा सा इसका बस आइडिया होना चाहिए। वंस अगेन स्टैंडर्ड्स में ये लिखा हुआ है जी सर। दो चीजें क्या है यहाँ पढ़ी हमने, जिस दिन आपको किसी रिसोर्स बेनिफिट्स फ्यूचर में प्रोबेबल हो जाए और उस एसेट की कॉस्ट मेजरेबल हो जाए तो आप उस एसेट को डेबिट कर सकते हैं। ये सेकंड क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने एक एंट्री करनी अगर है तो अमाउंट भी चाहिए, तो अमाउंट रिलायबल होनी चाहिए। अगर तो एसेट को परचेज कर लिया आपने तो फिर तो जो परचेज प्राइस होगी वो एक रिलायबल फिगर होगी, लेकिन जो लास्ट पढ़ा था अभी हमने या जो फर्स्ट पढ़ा ऊपर एग्जांपल्स में, अगर सॉफ्टवेयर आप खुद से डेवलप कर लें या फार्मूला खुद से बना लें, तब भी जो उनको बनाने की कॉस्ट आएगी, अगर आप उसे प्लस कर लें और रिलायबल फिगर आ जाए तो आप इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह को बिल्डिंग है, एक है आपने बिल्डिंग खरीद ली है, क्या बिल्डिंग बना भी सकते हैं सर? और अगर अभी बन रही है तो वर्क इन प्रोसेस है। और इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर अगर भी बन रहा है तो भी इन प्रोसेस का सॉफ्टवेयर इन प्रोसेस, नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट इन प्रोसेस। फार्मूला बना रहे हैं तो फार्मूला भी इन प्रोसेस एसेट है। तो टेंजिबल एसेट्स की तरह की चीजें काफी सारी।
So when to recognize an intangible asset? When it is probable future benefits and the cost can be measured reliably. Just like property, plant, equipment, intangible assets are also initially recorded at cost. लेकिन बहरहाल cost doesn't mean purchase price. अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने किसी बाहर के मुल्क से खरीदा और पाकिस्तान आते आते उसको कोई टैक्सेस लग गए, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इस सॉफ्टवेयर को अगर इंटीग्रेट करना अपने सिस्टम्स के साथ तो इंटीग्रेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, वो सारे खर्चे जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इंकर होंगे वो सारे कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे और इसकी फिर एक डिटेल आएगी, वो पैरा नंबर्स लिखे हुए हैं। बहरहाल आइए 16 के साथ फिलहाल ध्यान में रखते हैं। देन आ जाएंगे गुडविल। गुडविल एसेट है सर। गुडविल के साथ ही कुछ बहस शुरू हुई थी कंसोलिडेशन में, इधर इस पे चार्जिंग करते हैं। आज एक दफा दोबारा गुडविल तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें। गुडविल सर जी दो तरह की होती हैं, इंटरनली जनरेटेड एंड परचेज गुडविल। पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप जरा ध्यान में लाएं। पेरेंट सब्सिडरी के रिलेशनशिप में कौन किसको खरीदता है? पेरेंट सब्सिडरी के शेयर्स खरीद रहा होता है, पेरेंट सब्सिडरी के शेयर्स खरीद रहा होता है। तो कभी आपने एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी करते हुए गुडविल देखी है? वो किसकी होती है, किसने खरीदी होती है? वो गुडविल आपने कभी भी सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं देखी, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आती है। असल में इशू क्या है, गुडविल बनाई है सब्सिडरी ने, खरीदी है पेरेंट ने। दो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े ऊपर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, कोई कंपनी की एग्जांपल? कोका कोला सर। वो सारी कंपनीज की प्रोडक्ट्स जिनको हम शायद बाय नेम खरीदते हैं, हमारे जिन में कुछ ना कुछ उनके नामों की वर्थ है, ठीक है, बाय नेम। जिन जिन प्रोडक्ट्स आप जाके बाय नेम परचेज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की आपके जहन में कोई वैल्यू है? क्या कोक वालों ने अपनी गुडविल बनाई है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखें सामने। क्या कोक वालों को इससे प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे? तो प्रोबेबल बेनिफिट्स तो होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे। तो एक्सपेक्टेड वर्ड भी है एक प्रोबेबल, बल्कि प्रोबेबल मींस क्या होता है? चांसेस हैं, अच्छे वाले चांसेस हैं। देन सेकंड लिखा कॉस्ट ऑफ एन एसेट कैन बी मेजर्ड। क्या कोका कोला वालों की कोई कॉस्ट इंकर हुई होगी इस गुडविल को बनाने में? ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये जो बहुत से प्रोग्राम हैं, सो कॉल्ड प्रोग्राम हैं, आप लोगों को इनकरेज करने के लिए क्या पाएं वहाँ कोक एंजॉय करें और फिर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ऐसे ही फिर वो कैंपेन चलती हैं, कभी कोई ट्रक्स के पीछे ये सब किस लिए? नाम बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट। क्या कॉस्ट इंकर हुई होगी? लेकिन इस गुडविल को डेवलप करने में कितना खर्चा आया और बिजनेस को रन करने में कितना खर्चा आया? मतलब ये एडवर्टाइजमेंट्स हो रही होंगी, इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट्स बिक रही होंगी। अब इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना कि कितना खर्चा सिर्फ गुडविल जनरेट करने के लिए और कितना खर्चा अदरवाइज हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, शायद डिवाइड किए जा तो सकते हैं। लेकिन IAS 38 ये कहता है कि क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए बन रही हैं, तो जब तक फिगर रिलायबल ना हो, और रिलायबल इन सेंस जिससे कंपनी के अकाउंटेंट्स और फिर उस पे ऑडिटर्स भी एग्री कर सकें, तो अगर एक रिलायबल फिगर तक पहुंचना मुश्किल हो और शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बना रहे हैं जिसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो देयरफॉर फिर इसमें आर्बिट्रेरी असम्पशंस हम ले सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये कहना कि ये सिर्फ खर्चा गुडविल का था और ये जो खर्चे थे अदरवाइज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, IAS 38 से जरा मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रिलायबल फिगर तक पहुंचना मुश्किल काम है। देयरफॉर कॉस्ट इंकर तो हुई होगी, लेकिन वो स्टैंडर्ड से सिर्फ पूरा सेंटेंस क्या है, कैन बी मेजर्ड, रिलायबली में कहता प्रॉब्लम है, देयरफॉर कॉस्ट कैन बी मेजर्ड में मसला है। कैन बी मेजर्ड तक भी ठीक है, लेकिन आगे वर्ड्स क्या है, रिलायबली में स्टैंडर्ड का इख्तलाफ है, देयरफॉर
कॉस्ट वाला क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से internally generated goodwill is not allowed to be recognized in the financial statements of the entity जिसने वो goodwill generate की। पूरी बात मेरी समझ आई? बताएंगे क्या? बेनिफिट्स प्रोबेबल होंगे, कॉस्ट भी इंकर हुई है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये खर्चा गुडविल का है, ये अदरवाइज है, ये जरा मुश्किल काम, इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन एक ऐसी फिगर तक पहुंचना जिस पे आप भी एग्री हो जाए और फिर ऑडिटर्स भी एग्री हो जाए और फिर वो ऐसी फिगर हो जिन, अब देखें होना कि अगर हम कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दें तो हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। ऐसे ही एसेट्स बढ़ जाने से इक्विटी बढ़ जाएगी, नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे, नेट एसेट्स बढ़ जाने से पर शेयर कंपनी की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो बड़ी अच्छी सी पिक्चर नजर आएगी, लेकिन शायद एक ऐसी फिगर की बेस पे जो रिलायबली एस्टिमेट नहीं हुई। इसलिए IAS 38 restricts to recognize internally generated, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? बाकी अब इसमें डेफिनेटली कि हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल द बहस इन IAS 38 इट इज अल्टीमेटली डिसाइडेड कि रिलायबल कॉस्ट तक पहुंचना मुश्किल है, देयरफॉर क्या करें, इसको रिकॉर्ड ना करें। लेकिन अब आने जरा दूसरी तरफ, परचेज गुडविल पेरेंट के एंगल से देखना, क्या पेरेंट कोई प्रोबेबल आउटफ्लोज, प्रोबेबल बेनिफिट्स नजर आ रहे होंगे, इसलिए शायद उसने एक्स्ट्रा दिए होंगे, लेकिन यहाँ क्या कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो जाती है? अब यहाँ प्रॉपर एक वर्किंग करते हैं पूरी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पे कॉस्ट गिवन होती है और उसका जो डिफरेंस होता है वो फिर हम गुडविल किसी रिलायबल ऐसी फिगर तक पहुंच सकते हैं जिसे आप भी एग्री कर देंगे और फिर मैं भी कर सकता हूँ थर्ड पार्टी की, तो इसमें आर्बिट्रेरी अजम्पशंस इन्वॉल्व नहीं है। देयरफॉर परचेज गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन कौन सी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS 3 एंड 10। तो ये वाली बात भी जरा एक मिनट मेरी पूरी समझिएगा। असल में जो IAS 38 है वो डील करता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल पे बहस करता है, तो ये किस स्टैंडर्ड के मुताबिक रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है? IAS 38। और जो कंसोलिडेटेड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो है IFRS 3 और 10, वो फिर अलाउ करते हैं कि परचेज गुडविल को एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। मींस तो से मतलब जरा असल में ये जो परचेज गुडविल है ये हमेशा अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखती है, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गवर्न्ड बाय IAS 38, these are governed by consolidated related standard। मसलन ये वाली बात मैंने खासतौर पर इसलिए भी किया, जरा इन्वेंटरीज में लाया, जरा इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन अगर आपको याद आ जाए तो हमने इन्वेंटरी की भी रिवैल्यूएशन करनी थी, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड, ठीक है? तो परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन intangible asset because probable benefits भी होते हैं और cost can be measured reliably। तो थोड़ा सा लिख लेना इसी पेज के लेफ्ट पिछले से पेज पे जगह, या इसके साथ ही दरमियान में भी जगह शायद पेज नंबर 370 जहाँ ये वर्ड्स हैं गुडविल। जर्नल स्टूडेंट्स क्लियर? अगले एक या दो दिन ना जरा सीरियसली कर लिया, अभी आपने IAS 37 में रहना है, उसके बाद फिर शायद हमें 2-3 दिन बाद फिर हमें दोबारा मेन टॉपिक्स की तरफ वापस जाना है, तो इन दिनों को जरा यूटिलाइज कर लीजिएगा रिगार्डिंग जरा थ्योरेटिकली IAS 37, ठीक है? ठीक है सर, ये सब चीजें सभी इंपॉर्टेंट होती हैं सर। गुडविल की प्रूव नहीं
किसी से कोर्ट केस? जब एक एसेट ही नहीं बना तो उसमें डिडक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आपकी बुक्स में एसेट गुडविल का 0 पे आ रहा है, अब कोर्ट अगर में केस चल रहा है तो कितना के नीचे आ जाएगी? ऑलरेडी 0 पे। अगर परचेज गुडविल रिकॉर्ड की हुई है तो क्या फिर उसकी कोई इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है? तो एसेट रिकॉर्ड तो किया हो, और अगर एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो आपको कितना बेचारा नीचे आता है? ठीक है, ऑलरेडी 0 है। What should be the carrying amount of internally generated goodwill always? तो बेटा 0 सब नीचे तो नहीं जाना, इतना नीचे के लाइबिलिटी बन जाए। इसमें 0 मीन्स क्या? एसेट 0 और डेबिट बैलेंस 0 है, और नीचे जाने का मतलब अल्लाह करे अब ये हालात भी ना। हाँ, अगर पैसे देने पड़ेंगे उसकी प्रोविजन है, फिर फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट केस सेटल करने में वो फिर लाइबिलिटी लेता है। नोटेड है सर? एक नजर जरा देख लीजिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ इंटरनली जनरेटेड गुडविल। It is not recognized in intangible asset because it is not a separable resource. अलग रिसोर्स है, सही रिसोर्स है that can be measured, वो कहते हैं that can be measured liability। ट्रांसलेशन करेंगे इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों? ये बिजनेस का एक अलग रिसोर्स नहीं है जिसे मेजर किया जा सके, ठीक है, जिसे मेजर किया जा सके वो नोट के साथ। परचेज गुडविल इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द पेरेंट शेयर, है यार? यस सर। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको भी फिर अमोर्टाइज करने की बहस नहीं थी, बिकॉज जनरली इट हैज इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। लेकिन क्या इसको इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं? एनुअली करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हर साल इम्पेयरमेंट लॉस आए भी? किसको किससे कंपेयर एनुअली होना चाहिए? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को एनुअली कंपेयर होना चाहिए, लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस। तो बीच में यहाँ जो बात हुई ये फिर अब कंसोलिडेशन की तरफ, क्योंकि शायद एक रात दिन में हम दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ चलने लगे। नेक्स्ट एक लाइन पे आ रहे हैं फॉलोइंग इंटरनल, फिर इसी तरह आपने कुछ और वर्ड भी मेरे से सुने उस जमाने में, हाँ, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स वगैरह भी। तो फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड आइटम्स मस्ट नॉट बी कैपिटलाइज्ड अकॉर्डिंग टू पैरा 63। आगे कुछ सिर्फ वर्ड्स भी नहीं है इसमें। नंबर 1 तो किसकी बात हो रही है? इंटरनली जनरेटेड, ऊपर अब कॉमन वर्ड चल रहा है, सारे नीचे कौन से अगर होंगे तो फिर नेवर बी कैपिटलाइज्ड, तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल। देन वो कहता है इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, पहले तो ब्रैकेट में जाना, ब्रांड क्या है? प्रोडक्ट्स के जो नाम रखे होते हैं, ब्रांड नेम्स। तो ब्रांड नेम्स जो बना रहे हैं अपने, उन्हें उनके खर्चे नहीं इस पे हो रहे, प्रोबेबल बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वही कॉस्ट वाला मसला है, सेपरेट कॉस्ट आइडेंटिफाई करना। लेकिन अगर आप कोई ब्रांड नेम खरीद लें, अगर आप खरीद लें तो आपको कॉस्ट पता होगी, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होगा। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मैस्ट हेड, ब्रैकेट में जाएगा, ये असल में ये शायद आप इस तरह कह सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में गुडविल के डिफरेंट नेम समटाइम्स हो जाते हैं। मतलब हर जगह, फॉर एग्जांपल एक सेकंड ब्रैकेट में जाना, ये मैस्ट हेड के अखबारों के भी नाम होते हैं। अब तो खैर मेरा ख्याल ऐसे ऐसे खत्म ही हो गए मैगजीन्स अखबार, लेकिन मेरा ख्याल ऑनलाइन तो होते होंगे। आप तो खास अखबार क्लिक करते होंगे किसी खास पेज पे जाके, तो आप उस खास पेज पे जाके या उस खास अखबार का नाम लेकर खरीद रहे हैं, तो क्या आपके जहन में उस नाम वाले अखबार की कोई वैल्यू है? आप उसमें समझते होंगे सच्ची खबरें हैं। तो अगर आप वो खास अखबार, हर अखबार पे नहीं जा रहे आप, तो क्या वो जो अखबार वालों ने अपना नाम या मैगजीन वालों ने अपना नाम बनाया है, तो वो उनका इंटरनली जनरेटेड एसेट नहीं है? सही है सर। अब उसको भी ब्रांड बोला जा सकता है शायद, न्यूज डॉन ब्रांड नेम्स, लेकिन इस पब्लिशिंग इंडस्ट्री में
रादर देन के वर्ड इस्तेमाल किया ब्रांड नेम, यहाँ खास लफ्ज का इस्तेमाल होता है। मैं ये है वही ब्रांड्स ही हैं, लेकिन इस पब्लिशिंग इंडस्ट्री में ब्रांड नेम की जगह वर्ड इस्तेमाल होता है इंटरनली जनरेटेड मैसेज। क्या सेंस देगा ये कि ये भी मतलब ये भी इंटरनली जनरेटेड सॉर्ट ऑफ गुडविल टाइप ही है, लेकिन किस सेक्टर में कोई खास नाम क्या होगा? न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में ये जो ऊपर लिखा इसके साथ ब्रैकेट में डिस्प्ले टाइटल, मतलब अखबारों का नाम उसके ऊपर लिखा होता है ना सबसे, तो डॉन न्यूज वगैरह वगैरह ये जो अखबार हैं इनके जो नाम है ये ब्रांड नेम्स नहीं कहलाते, इनके लिए खास अलग से लफ्ज रखा हुआ मैस्ट हेड्स। तो इंटरनली जनरेटेड मैस्ट हेड्स बनाने में कोई खर्चा आया नहीं होगा, कैसे को प्रोबेबल बेनिफिट्स नहीं होंगे, लेकिन ये किसकी तरह ही अनरिकॉग्नाइज रहेंगे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल और ब्रांड्स की तरह। लेकिन अगर कोई अखबार खरीद ले, अखबार एक नहीं, डॉन अखबार का मतलब सेटअप खरीद ले, तो उसके लिए फिर ये परचेज्ड मैस्टेड बन जाएगा। तो इन दैट केस इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड जस्ट लाइक इंटरनली सॉरी परचेज ब्रांड्स। सब्सिडीज में आपने सब्सिडी वाले सवालों का ज़हन में लाया, आपने वहाँ परचेज ब्रांड्स देखे हैं वैसे? क्या अगर परचेज ब्रांड हो तो सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे होंगे सर? अगर सब्सिडी ने का ब्रांड परचेज किया हुआ है तो उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, और उसकी अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो वो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की होती है। लेकिन क्या सब्सिडी का अपना भी कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो सकता है? उसकी कैरिंग अमाउंट जीरो। इसी तरह फिर पब्लिशिंग टाइटल्स, ये जो बुक्स हैं, आई कैप रामाइल वुल्फ है, पीबीपी पब्लिकेशन है, और कौन सा मतलब हाँ ये जो बुक्स पब्लिशिंग का इदारा है, अब उसमें भी ये जो कुछ मतलब ये जो पीबीपी लिखा हुआ है या पेटी वाला भी मेरा ख्याल है इसी तरह, ये मतलब मैंने अभी थोड़े पहले एमाइल वुल्फ बोला, ये किताबों के नीचे नाम प्रिंट कराया होता है, आई कैप की जो बुक्स है, एमाइल वुल्फ, ऑक्सफोर्ड बुक्स पब्लिकेशन। अब क्या ये भी कोई नाम शाम डेवलप हुए हैं? ये किसी और को इजाजत देंगे कि इनके नामों का इस्तेमाल करके अपनी बुक में लगाई जाए? तो ये भी सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स है। लेकिन पब्लिशिंग बिजनेस में, एक तो न्यूज़पेपर बिजनेस ना पिछला तो था, अगर पब्लिशिंग बिजनेस में तो फिर इसे बोला जाता है इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल्स। मेरे को वर्ड समझ आ रहा है मैं क्या कर गया? ये सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स है, लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स में उनके नाम बदल रहे हैं। तो किस सेक्टर में पब्लिशिंग टाइटल वर्ड है? बुक्स पब्लिशिंग के सेक्टर में फिर अगर इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल्स हैं तो वो भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। हाँ, अगर किसी ने वो पब्लिशिंग टाइटल परचेज कर लिया है तो फिर रिकॉग्नाइज। क्या हो जाता है असल में परचेज करने से? कॉस्ट रिलायबली पता चल जाती है। फाइनली फिर एक है कस्टमर लिस्ट, और ब्रैकेट में कस्टमर रिलेशनशिप्स। आजकल तो शायद नहीं आजकल तो ये शायद मेरा ख्याल आईटी और ऑनलाइन बिजनेसेस ये शायद बड़ी कॉमन चीज होगी भी। लेकिन पहले मैं एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो 20 साल से कहीं यूरोप में बिजनेस कर रही है, यूरोप में एक्सपोर्ट्स कर रही है, तो यूरोप में बहुत से उसके कस्टमर्स बन गए होंगे जिनके साथ उस कंपनी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया होगा। ठीक है, अब वो कस्टमर जो यूरोप में है, क्या इस कंपनी के लिए कोई एसेट है? ये कस्टमर रिलेशनशिप्स इस कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। आप फॉर एग्जांपल इस कंपनी को अप्रोच करते हैं और ऐसे कहते हैं ये जितने कस्टमर्स हैं ये मुझे दे दें, आप इन ना चीज़ें बेचा करें, मैं इन चीज़ें बेचना चाहता हूँ। वो कंपनी कहेगा वेल एंड गुड, वेलकम, ठीक है, ऐसे ही होगा। या क्या वो कोई एसेट बेच रही कंपनी, ये भी उसका एसेट है। तो अगर किसी कंपनी ने खरीदने होंगे ये रिलेशनशिप तो वो परचेज करेगी। नहीं, प्रोबेबल कंट्रोल होना चाहिए, सर्टेन कंट्रोल कोई वर्ड नहीं है। गाड़ी आपने ली है, गाड़ी आपके कंट्रोल में, रातों रात ले जाएगी, प्रोबेबल है कि इंशाल्लाह बेनिफिट्स देगी। कंट्रोल्ड मींस विद इन सर्टेन लिमिट्स। हमें उम्मीद है, मशीनरी अपने ली है, अगले दिन खुदा ना आग लग गई, उम्मीद हमें है कि फ्यूचर बेनिफिट्स देगी। कस्टमर रिलेशनशिप्स भी बाकी ये डेफिनेटली वो शायद उधर भी मसला है कि ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं होना ऐसा। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि प्रोबेबल बेनिफिट्स हैं तो शायद आप पहला क्राइटेरिया कह सकते हैं किसी हद तक मीट हो गया। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम अब क्या आएगा, इन रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करते हुए खर्चा कितना हुआ?
अच्छा ये टेंजेबल एसेट है इंटेंजेबल है? कस्टमर एसेट्स नहीं है आपका, कस्टमर्स के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, वो जो ताल्लुकात है वो कहाँ है? किसी फ्रिज में रखे हुए हैं? मतलब वो हैं, बस हैं भी और नहीं भी। अपने कस्टमर को डाइवर्ट किस तरह करेंगे, यानी कि अब वो नहीं मतलब वो बस हम उस कंपनी का स्टिकर हम लगा दें, वो सॉर्ट ऑफ एक स्टिकर ही होगा ना कि अब आपने नहीं बेचना, हम इन्हें बेचेंगे, तो उसका मतलब फिर क्या होगा कि इन कस्टमर्स को पता भी नहीं चलेगा और हमारा लेबल लग जाएगा। हाँ सॉर्ट ऑफ उनका लेबल खरीद लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कोई, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर डेफिनेटली इसकी कोई प्राइस डिटरमिन होगी और अगर कोई एग्रीड प्राइस हो जाए तो फिर वो कंपनी अगर नहीं सेल करी तो उस अब एक तो क्या था उसने 20 साल बिजनेस करके अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए, और एक ये है कि अपने बने बनाए वो रिलेशनशिप्स ले लिए, तो आपके लिए परचेज रिलेशनशिप हो रहे हैं। ये तो कोई लेदर पॉइंट हुआ ही ना, ये तो फिर उसने ब्रांड जी जी, अब फिर तो मैस्ट हेड भी लेता नहीं है, मैस्ट हेड पब्लिशिंग टाइटल ये सब कोई अलग चीज है नहीं, शायद डिफरेंट सिचुएशंस में जरा वर्ड्स बदल रहे हैं, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप्स को ये कहना है कि ब्रांड है, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। कस्टमर रिलेशनशिप्स को ब्रांड मतलब ताल्लुकात हमारा एक एसेट है, इंटरनली जनरेटेड अगर है, ब्रांड तो नहीं है ना यार, मेरे आपके साथ ताल्लुकात है अल्लाह ना, तो ये मतलब ब्रांड तो नहीं है, अल्लाह करे मतलब नहीं, अब मान नहीं रहे, शायद मानने ना, मैंने इसलिए बीच में डिस्क्लेमर दे दी। अगर आप ये मान लें कि हमारे आपस में रिलेशनशिप है तो ये कोई ब्रांड नेम तो नहीं है, सोच लो, मतलब ठीक है ये भी सॉर्ट ऑफ एसेट है, एसेट है वैसे, तो बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन अगर खुद बनाए हैं तो खर्चे भी किए होंगे आपने, उसमें डिस्काउंट्स दिए होंगी, हो सकता है कोई गिफ्ट वॉचर्स भेजते रहे वहाँ, बड़ा कुछ किया होगा रिटेन करने, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। एक शुरू के दिनों में हो सकता है आपने इवन एक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए उनको अपना बनाने के लिए, तो आहिस्ता 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 ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों के जहनों में एस्टेब्लिश हो गया होगा कि ये जो कंपनी है इसकी प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाली होती हैं, तो एक एस्टेब्लिश हो गया आपका रिलेशनशिप, अब वो विलिंगली आराम से अपनी चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप बनी बनाई खरीद बना ये रिलेशनशिप से खरीद लें तो आपके लिए परचेज होगा, और इन दैट केस फिर आप इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट्स ना सिर्फ प्रोबेबल बेनिफिट्स हैं, नहीं सर कंट्रोल के बाद बेनिफिट्स भी तो आगे आने हैं, फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। कंट्रोल डजंट मीन्स कि कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये है कि हम दूसरों को रोक सकते हैं कि आप ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरों को रोक सकने का मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई मैस्टर्ड है और किसी को नहीं आप रोक सकते कि वो भी आपके नाम पे अखबार पब्लिश करी जाए, तो फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता। अगर कोई आपका मशीनरी कोई जिसका दिल करे इस्तेमाल करी जाए, लेकिन अगर आपके पास ये एबिलिटी कि आप रोक सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ जरूरी वो रुके नॉर्मल हालात में, और अगर वो ना रुके आप कोर्ट जा सकते हैं, लड़ नहीं सकते आप, अगर ये राइट रखते हैं आपके बाप कोर्ट जाके कह सकें भाईजान मेरा एसेट इस्तेमाल करी जा रहा है, इसे रोकें, असल में ये कंट्रोल है। कंट्रोल डजंट शायद मीन्स कि बस वो अब कोई और इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, लेकिन कंट्रोल कि हम एबिलिटी रखते हैं कि लोगों को कह सकें कि ये एसेट हमारा, ठीक है, आम आम हालात में एक्सेप्शंस आते हैं, गाड़ी हमारी होती है लेकिन आपने सुने होगा कुछ छीन के ले गए, तो कहेंगे हम यही कि हमारे कंट्रोल में है, लेकिन वो किसी और के कंट्रोल में चली गई। सर कई बार ये चीजें मिसलीडिंग भी तो होती है ना, देखिए कोई ब्रांड है उसके पीछे छोटा सा न्यू लगा देते हैं, तो वो ये निकल लगता है देखने में तो इस तरह लगता है कि ये वही प्रोडक्ट नहीं, लेकिन फिर आप अखबारों में देखते होंगे कि लोग उसके खिलाफ अखबार में ऐड दे के फिर कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि ये हमारे ही नाम का मिस यूज कर रहे हैं। हमने तो न्यू लगाया हुआ है, आपका नाम नहीं नहीं, वो कोर्ट में केस चलता है, वो फिर रिजेंबलिंग भी अलाउड, ये आप जब एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पेटेंट, पेटेंट यही कि आपने जिस स्टाइल में अपना नाम लिखा होता है, मतलब वो भी रजिस्टर करवा लेते हैं जिस तरीके से लिखा होता है, तो ये सब कुछ फिर आपका एसेट होता है। तो पेटेंट करवा लेने का मतलब होता है कि आपने अपना वो डिजाइन रजिस्टर करवा लिया। मेडिसिन कंपनीज अपना नाम जो रखती हैं वो भी फिर उसका पेटेंट ले लेती हैं, पेटेंट का मतलब होता है कि आपने ये नाम रजिस्टर करवा लिया, और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई उस तरह का या उस तरह का रिजेंबलिंग नाम रखता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। उसे रोकने का मतलब यही है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे करके नहीं रोकेंगे उसे, कैसे रोकेंगे जी? नहीं नहीं नहीं, एससीसीपी तो कंपनी का नाम है ना, एक है ब्रांड का नाम, एससीसीपी मेरे ख्याल उससे लिंक नहीं है। नहीं सर वो तो कंपनी का नाम है ना,
फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम आपका है एबीसी एंड कंपनी, इसकी बात नहीं हो रही। कंपनी का नाम होना एक और चीज है, एक है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का जैसा मेडिसिन का एक नाम होता है, एक मेडिसिन कंपनी होती है और अपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम रखती है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग नाम, हर मेडिसिन का नाम, तो उस मेडिसिन के नाम को रजिस्टर करवाया जाता है। कंपनी का नाम तो डेफिनेटली वो ठीक है आपकी बात, कि वो तो एससीसीपीसी का तो चेक कर लेगी और किसी और कंपनी को आपका नाम नहीं रखने देगी। कंपनी के नाम की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट के नाम की बात हो रही, समझ रहे हैं? प्रोडक्ट का नाम, तो जिस तरह ये जूतों वाली कंपनी खास तौर पे, ये जो शूज कंपनीज, बाटा का बाला हो जाता है। हाँ तो मतलब ये डेफिनेटली नहीं अलाउड नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर को रख ले तो आपका अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब फिर ये आपका जो नाम शाम है ये आपके कंट्रोल में नहीं, और मीसो से जिसका जो दिल कर वो करी जाए, तो ये आपका फिर कंट्रोल में एसेट नहीं। लेकिन अगर आप ये राइट रखते हैं कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके प्ली ले सकते हैं कि ये इस तरह का नाम मैंने रजिस्टर करवाया हो, तो देयरफॉर इन्हें रोका जाए, इट मींस यू हैव अ कंट्रोल। नहीं वो फ्रेंचाइज नहीं है, फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं, वो खुद बेच रहे हैं। वो तो ये तो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये स्कूल्स हैं, वो मेरा ज्यादा बेहतर है एग्जांपल, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं या लाइट स्कूल वगैरह हैं, वो तो खुद बेचते हैं अपना, तो वो ऐसा ये है कि अपना पैसे ले लेते हैं, वो आपके लिए वो परचेज ब्रांड है, लेकिन वो पूरा ब्रांड नहीं बिका है, आपने तो उनका एक सर्टेन एरिया में शायद स्कूल खोलने की परमिशन ली है। नहीं कस्टमर रिलेशनशिप मेरा ख्याल नहीं है, वो शायद ब्रांड नेम्स में कहीं आएगा, लाइट स्कूल। कस्टमर रिलेशनशिप्स जो हैं, जो जिन्हें आप चीजें बेच रहे हैं, उनके साथ जो आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, वो शायद एक अलग से एसेट। अगर आप सेल कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल उस एंगल से अगर वो उनको रोक, अगर फॉर एग्जांपल परचेज कस्टमर रिलेशनशिप्स का मीनिंग होगा कि अब वो कंपनी जिसने ये रिलेशनशिप बनाए थे वो नहीं बेचेगी प्रोडक्ट्स इन्हें और आप बेचेंगे, मीन्स उससे वो रिलेशनशिप्स बने बनाए आप खरीद लेंगे। एक है कि रिलेशनशिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाए गए हैं, और एक है कि इन रिलेशनशिप्स को बना बनाया खरीद लिया जाए। तो अगर ये परचेज कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह परचेज ब्रांड है, तो इसकी फिर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, अच्छा ये कस्टमर लिस्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेज पे कस्टमर्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उन कस्टमर्स के नाम लिखने का मतलब ये है कि इनके साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, तो वो जो असल में रिलेशनशिप्स है ना कस्टमर्स के साथ, वो आप पैसा का, ठीक। तो वो जो कस्टमर्स खासतौर पर बड़ी यहाँ जो है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अपनी चीजें गुड्स या सर्विसेज देते थे। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया बात? क्या क्लियर हुई है? चलें ये चारों पांचों पॉइंट्स में रख के कोई एक सेंटेंस फाइनल बनाए। Internally generated goodwill, internally generated brands, masthead, publishing title, customer relationships are not allowed to be recognized as an intangible asset. Next line the underline करें. However, if these are purchased, then these are capitalized, और फिर इनकी अगर लाइफ पता हो, अदर देन गुडविल अगर लाइफ पता हो, तो फिर आप इसे मोटाइज भी करते हैं। ठीक है, कुछ रीजनेबली क्लियर है यहाँ तक? ऊपर से पढ़ लें जरा। पेज पूरा हो गया शायद। चैनल का नाम भी ब्रांड नहीं है। ये अब जरूरी नहीं कि हम खींच तान के उसे ब्रांड बना दें, तो नया नाम रख लेते हैं, कुछ और बना लेंगे, ये एक्सेट्रा कर लेते हैं। जी ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट पेज पे है जी, हेडिंग लिखी हुई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन गुडविल। क्या पिछले पेज की कंक्लूजन ये है कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता? नहीं सर, कोई कंक्लूजन नहीं। अगर कोई इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, इंटरनली जनरेटेड फॉर्मूला है, तो वो कैपिटलाइज हो सकता है अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट है। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट अदर देन गुडविल के साथ ब्रैकेट में जो लिखा है वो क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
जी मतलब मीन्स से ये नहीं कि कोई भी इंटरनली जनरेटेड एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। अब कुछ इसकी एक्सेप्शन शायद सॉर्ट ऑफ आ रही है। एक सर पहले इधर स्टोरी थोड़ी सी पढ़ लें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। A company may have an internally a company may have an intangible item that is internally generated. There are 3 distinct phases. सिर्फ वर्ड्स बोलना था क्या लिखा है। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने बनानी है। वो आपने एग्जांपल कब बनानी हो मैं बाद में बताता हूँ, तो पहले आपने सिर्फ सुनी है। लेट्स अज्यूम कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी? दवाइयां बनाने वाली मेडिसिन कंपनी। मेडिसिन कंपनी है सपोज, नहीं मतलब कोई कंपनी का नाम चले, कोई एक कंपनी वो चाह रही है कोई फॉर एग्जांपल हार्ट पेशेंट्स के लिए कोई नई मेडिसिन बनाए। हार्ट पेशेंट्स के लिए कोई न्यू मेडिसिन। मीन्स कोई नई मेडिसिन डेवलप होने लगी है। कैसे करेंगे? फार्मूला कैसे बनाएंगे? को कागज पेंसिल पकड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करके कोई नई नई प्रोडक्ट्स बनानी हो, तो इनके लिए फिर इन कंपनीज में एक अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इन एडिशन टू फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस। फैक्ट्री और हेड ऑफिस तो शायद हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी, हेड ऑफिस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सेलिंग डिपार्टमेंट्स होंगे। इतना तो आई होप हमें आइडिया हो। लेकिन इन एडिशन टू दीज टू एरियाज, कौन से? फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस, जिन कंपनीज ने कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नई प्रोडक्ट्स इनोवेशंस करनी है, उन्हें फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स अलग बनाने पड़ते हैं। आज अगर हमारा फोकस होगा जरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की आउटपुट क्या होगी? न्यू प्रोडक्ट। कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। हम कब कह सकेंगे कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसने कोई हमें पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करके दी है? जब ये कोई नए नए फार्मूला बना के देता होगा। अब फार्मूले का मतलब कोई सफा होगा, सफा होगा उसके ऊपर कुछ केमिकल्स लिखे होंगे, मेडिसिन जड़ी बूटियां लिखी होंगी। मैं एबीसी केमिकल्स अज्यूम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 50%, 35%, 15%। तो क्या ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट, अभी मैं इसके और अभी डेप्थ में लेके जाता हूँ आपको, सिर्फ इसलिए कि फार्मूला बन जाए? यस सर, सिर्फ इसलिए, और इसका कोई काम नहीं होगा। इसका सोल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये हमें रिसर्च करके कोई एक फार्मूला पकड़ा दें जिसको फिर हम प्रोडक्शन मैनेजर के हवाले कर दें, और प्रोडक्शन मैनेजर उस फार्मूले को गौर से देख देख के प्रोडक्शन करता रहे। नहीं वो तो इन्हीं का काम होगा। ये फार्मूला कब हम कहेंगे डेवलप हो गया? जब ये फाइनल हो गया होगा, इसकी टेस्टिंग हो गई होगी, डायरेक्टली इंसानों पे नहीं। वो सारी मैं आपको बताता हूँ आपको इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या होता रहा होगा। लेकिन इससे निकलेगा क्या? एक फाइन, जब ये फार्मूला क्या है हमने डेवलप कर लिया, तो मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा मिक्स होगा प्रोडक्ट्स का जिनकी बेस पे हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। किस वक्त ये फार्मूला फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर के हवाले होगा? जब कमर्शियली वो उसे बना के फिर फैक्ट्री में क्या होगा? यहाँ इन्वेंट्रीज बने। हाँ जी, यहाँ इन्वेंट्रीज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन मीन्स क्या? हम कमर्शियली प्रोड्यूस करके लोगों को बेच सकते हैं, तो यहाँ फिर इन्वेंट्रीज बनेगी, इन्वेंट्रीज पे सेल होंगी। लेकिन उसने वो स्टॉक बनाना कैसे? एक फार्मूला के बेस। या फैक्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं, एक्सपेरिमेंट्स तो कहाँ से होके फाइनल होंगे। और ये भी हो सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सालों गुजर जाने के बाद पता चले कि रिसर्च अनसक्सेसफुल रही।
जरूरी नहीं, लेकिन अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो भी गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो भी गई, तो निकलेगा यहाँ से क्या? एक नॉलेज निकलेगा बाहर, यहाँ से नॉलेज बाहर आएगा। उस नॉलेज को फिर आप यूज करके फैक्ट्री में मेडिसिन बनाएंगे और फिर उसे कमर्शियली बेचेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक सेकंड मेरे ख्याल दोबारा जरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाने की जरूरत है। ये अपने ही समझे सर, क्या क्या होगा इसमें? सबसे पहले तो सर लैंड होगी कोई, ये किसी जमीन पे होगा सर, या रेंटेड प्लेस होगी लेकिन जमीन होगी, हो सकता है ओन्ड लैंड हो, जमीन के ऊपर होगा, फिर इसकी कोई बिल्डिंग होगी। हमारा काम फार्मूला बनाना नहीं है, आप अकाउंटेंट बने। बिल्डिंग बन गई, अब इक्विपमेंट्स होंगे, फर्नीचर होगा। नहीं वो 1 मिनट आता है उस पर, तो पहले प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पूरे करना, फर्नीचर इक्विपमेंट्स। बचपन में आपने मैट्रिक में, अगर एफएससी में नहीं भी, मैट्रिक तक तो सबको शौक होता था कि हम शायद पता नहीं क्या बन जाएंगे, तो वो शीशे की वो सॉर्ट ऑफ लैब शायद में गए होंगे आप। ठीक है, इक्विपमेंट्स होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे वो ठीक ठाक सैलरियां लेते होंगे, यहाँ पे ठीक ठाक एक्सपर्ट किस्म के साइंटिस्ट टाइप होंगे लोग, हो सकता है आपने उन्हें व्हीकल्स दी हो, गाड़ियां दी हो, एक्सेट्रा। ये तो हो गए कुछ फिक्स एसेट्स। ये भी हो सकता है कि जिस तरह की आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, इसके लिए कोई गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ा होगा, तो ये इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। और फिर उसकी अमोर्टाइजेशन 5-6 साल उसकी लाइफ है, सपोज 5-6 साल बाद अपने लाइसेंस रिन्यू करवाना। सर वो साइंटिस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी तो होती है, लेकिन साइंटिस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरा ख्याल है कि साइंटिस्ट खुद उससे कंसर्न होंगे, हम अपने इस फार्मूले से कंसर्न होंगे। किसी और से जो नहीं वो पाकिस्तान में नहीं होता यार, पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। पाकिस्तान में कैसे हो सकता है एक शख्स एक जगह एम्प्लॉय है और वहां के सीक्रेट्स बेची जाए? ना करिए, छोड़ दो ये ड्रामे फिल्में देखने। ये उसके बाद आ रहे साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट भी हमारा एसेट है। हाँ सर, अगर कंट्रोल भी हो जाए तो साइंटिस्ट की कॉस्ट क्या है? उसकी सैलरी कॉस्ट नहीं है, जाने दो खुदा के लिए, उसके 1 महीने की सैलरी जो है वो उसकी कॉस्ट है। खुदा का नाम ले, आप इस तरह करें, अपने आप को साइंटिस्ट समझें। अब बताएं आपकी कॉस्ट क्या है? नहीं इवन 50 लाख भी, आप जरा सिर्फ ये किसी इंसान को में आपकी कॉस्ट ये है, तो ये कितने ज्यादती वाली बात। तो कभी भी आपने किसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एम्प्लॉइज को एज एन एसेट देखा? एम्प्लॉइज की स्किल तो वो कभी नहीं हमने देखी, और ना ही शायद उसका कोई चांस है, मतलब उसकी कॉस्ट। फिर इंसान जो है जो शायद सबसे ज्यादा अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल वाली जो बात है। गाड़ी तो फिर शायद कोई उम्मीद है कि, लेकिन बंदा तो है भाग इधर उधर भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता, आता जाता है। तो बहरहाल वापस आने मेन चीज पे, कुछ टेंजिबल एसेट्स होंगे, कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होंगे। अब खर्चों पे आए जरा, क्या इस डिपार्टमेंट में खर्चे हो रहे होंगे? क्या क्या? सैलरीज, यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट, बोली जाए सर, 4-5 तो बोल रहे। डेप्रिसिएशन, हाँ जी, मटेरियल्स, ये कुछ जड़ी बूटियां वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे, केमिकल्स, मटेरियल्स, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, यूटिलिटीज। अगर आपके पास पैसे नहीं थे और आपने ये जो डिपार्टमेंट बनाया, ये कोई लोन लेके बनाया है, बोरिंग कॉस्ट, हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल अपनी स्पेस नहीं है, रेंट होगा। इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जी एक्सेट्रा। हाँ मतलब ठीक है, मतलब एक समझने के लिए मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत से एसेट्स होंगे, टेंजिबल भी होंगे, इंटेंजिबल भी होंगे, खर्चे भी होंगे। ठीक है, तब ये डिपार्टमेंट सामने आ गए, इसमें लोग घूम फिर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा होगा? नहीं इसमें, इस सारी स्टोरी में ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम हो रहा होगा, ये 2 मेन फेजेस से गुजर के कमर्शियल प्रोडक्शन तक जाएगा। अब ये जरा बात करा
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गौर से सुनो। सबसे पहले कोई भी अगर अपने प्रोजेक्ट चलाना है तो एक होगी रिसर्च फेज, फिर अगर रिसर्च फेज सक्सेसफुल हो जाए तो नेक्स्ट फेज होती है डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज वही है जो टेस्टिंग वगैरह, इनिशियली पहले कोई फार्मूला आएगा, फिर वो इंसानों पे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा, फिर वो पहले वगैरह वगैरह पे टेस्ट करके रिफाइन करके फिर अप्रूवल लेके अगर ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाए फिर डेवलपमेंट फेज सक्सेसफुल अगर होगी तो कमर्शियल प्रोडक्शन फेज की बारी आएगी। तो देयर आर 3 सॉर्ट ऑफ स्टेजेस या 2 स्टेजेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज आ जाए। सबसे पहले क्या होता है, एक रिसर्च फेज और फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट फेज कब आएगी, अगर रिसर्च फेज किसी हद तक रीजनेबली सक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुल होगी, कुछ ना कुछ बन गया, मिल मिक्स मुक्स करके बन गया और अब हम टेस्ट उसे करना चाह रहे हैं, तो देन टेस्टिंग स्टेज विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट फेज, और अगर वो भी सक्सेसफुल हो गई तो फिर कमर्शियल प्रोडक्शन फेज। अब आने जरा थोड़ा सा इन वर्ड्स पर जरा गौर कर लें, अपने पास जरा बुक पे आ जाए, जरा पेज नंबर 371 थोड़ी डेफिनेशन वहां से देखें। पहले तो ये 3 पॉइंट्स, अब वर्ड्स कुछ समझ ज़हन में आ गए कौन कौन से, research, development, and commercial production. Once the research phase is successfully completed, the development phase may begin. The successful completion of which then leads to the start of the commercial production phase. आ जाए research phase. अभी कुछ definitions once again है जिन्हें हमने सिर्फ understand करना है थोड़ा सा, ये बिल्कुल हमने इसकी कोई डेप्थ में जाकर रटने की जरूरत नहीं है। कहते हैं research phase defined as ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, तहकीक। क्या इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में हमेशा हम किसी फाइनल नतीजे पे पहुंच जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन अनसक्सेसफुल भी हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेट किया आपने, निकला कुछ नहीं, निकला शायद इसलिए कुछ नहीं कि हमें पता नहीं चला, ये भी हो सकता कुछ ना ही हो, या तो कुछ नहीं था या हमें पता नहीं चला, हमने बहुत इन्वेस्टिगेट किया। तो ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन undertaken with the prospect of gaining new scientific, और मकसद इस इन्वेस्टिगेशन का क्या है कि कुछ हासिल हो, क्या हासिल हो, कुछ साइंटिफिक या टेक्निकल इल्म हासिल, इल्म हासिल, इल्म सर, इल्म सॉरी, इल्म हासिल, इल्म हासिल, नॉलेज हासिल सर। तो रिसर्च फेज क्या वर्ड्स पढ़े जी, मेन इसमें वर्ड्स हैं प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन नॉलेज, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाए एक मिनट बोर्ड पे देखना, आपने रिसर्च स्टार्ट की सपोज 1 जनवरी 2021 पर, कहाँ रिसर्च स्टार्ट की, रिसर्च डिपार्टमेंट में। क्या खर्चे होना शुरू हो जाएंगे, मटेरियल्स, बिल्स, सैलरीज, एसेट्स का यूज, डेप्रिसिएशन, लाइसेंसेस, अमोर्टाइजेशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, क्या ये खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे? और हो क्या रहा अभी, इन्वेस्टिगेशन। हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये डिसाइड करना है कि क्या ये खर्चे जो इंकर हो रहे हैं ये एक्सपेंस आउट होने चाहिए या कैपिटलाइज होना चाहिए, मतलब नहीं, मतलब एक्सपेंस डेबिट होना है या एसेट बन रहा है कोई, हमारा डिसीजन सिर्फ ये है। ठीक है सर। तो रिसर्च फेज में जरा, रिसर्च फेज में जिस वक्त आप ये खर्चे कर रहे होंगे, पिछले पेज पे जरा जाए, वही 2 क्राइटेरिया पहले सामने रखना। क्या कॉस्ट मैयर की जा सकती है? अगर एक अकाउंटेंट रख लें तो यहाँ कोई वो खर्चा इस तरह से नहीं कि हमें नहीं पता कि क्या खर्चा आ रहा है, इससे अगर हम खर्चों का प्लस करवा लें तो कॉस्ट तो पता चल जाएगा, जितना अच्छा ये काम होता है हम खर्चे प्लस कर, अकाउंटेंट बन जाए, डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ कॉस्ट का इशू नहीं है। फर्स्ट में जाएगा, क्या हमें बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड होंगे, लेकिन क्या वो इस वक्त प्रोबेबल लेवल पे होंगे या पॉसिबल लेवल पे होंगे, हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो। तो यहाँ मसला किसका बनेगा, प्रोबेबल बेनिफिट्स। देखिए ये तो उम्मीद तो आपको जरूर कोई ना कोई होगी कि हम जो ये सारा खर्चा करें कोई उम्मीद पे ही कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल रिसर्च फेज में बेनिफिट्स किस लेवल पे ही होंगे, किस पे नहीं होंगे, पॉसिबल लेवल पे ही होंगे, प्रोबेबल पे लेवल पे कब आएंगे,
जब कुछ हाथ में कम से कम आए तो अभी उम्मीद तो होगी, लेकिन शायद एक पॉसिबल उम्मीद होगी। तो देयरफॉर क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से कौन कौन सा, यहाँ सिर्फ दो में से, बल्कि सॉरी कॉस्ट वाला तो हो गया, प्रोबेबल बेनिफिट्स ना होने की वजह से, सिर्फ पॉसिबल लेवल पे बेनिफिट्स होने की वजह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि रिसर्च एक्सपेंसेस आर एक्सपेंस डाउन। क्या डबल एंट्रीज में आती है? रिसर्च एक्सपेंसेस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, जो भी खर्चे हो रहे हैं कैश क्रेडिट, अगर जाना है पेबल क्रेडिट, रिसर्च एक्सपेंसेस डेबिट। अब वो एंटिटीज जहां पे ये रिसर्च एक्सपेंसेस भी ह्यूज एक्सपेंडिचर्स हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का जिस तरह सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की एक लाइन होती है, फाइनेंशियल चार्जेस की एक लाइन होती है। तो जो कंपनीज ठीक ठाक एक्सपेंडिचर कर रही होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो भी फिर अगर उनके ये खर्चे काफी मटीरियल हो तो फिर अलग लाइन आइटम बना के डिस्क्लोज करती हैं। लेकिन अगर लाइन आइटम ठीक है, अलग लाइन आ रही होगी, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा मटीरियल खर्चा नहीं है तो अदर एक्सपेंसेस में प्लस किया जा सकता है। तो या कहाँ या कहाँ, या कैसे या कहाँ, या सेपरेट लाइन बन जाएगी, या फिर अदर एक्सपेंसेस में क्लब कर सकती हैं वो कंपनीज जिसमें बहुत ज्यादा मटेरियल अमाउंट ना हो। लेकिन व्हाई द रिसर्च एक्सपेंसेस आर नॉट कैपिटलाइज्ड? ठीक है सर, यहाँ तक अब आ रहे हैं जरा। फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट्स इसलिए अज्यूम करूँ कि जरा कोई अमोर्टाइजेशन की बाद में बहस हो जाए। लेट्स अज्यूम 31 मार्च 2022 पे मैंने तकरीबन 1 साल 3 महीने गुजार दिए। 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई और 15 मंथ्स के बाद 31 मार्च 2022 पे अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिस्ट के साथ आपकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा जैसे आए सर सेलिब्रेट करते हैं सर, इनिशियल को फार्मूला हमारे हाथ लग गया है। ठीक है सर, क्या पिछले जो खर्चे अब हो चुके हैं, जो प्रॉफिट लॉस में चले गए हैं, अब उनको कैपिटलाइज कर रहे हैं? पिछले सालों में जाके IAS 8 अप्लाई करना चाहिए और प्रायर एरर को ठीक कर लेना चाहिए। उस वक्त जो हमें लग रहा था वो हमने कर लिया है, तो अब जो भी होगा प्रोस्पेक्टिवली होगा। हाँ, अगर उसी वक्त क्राइटेरिया मीट हुआ था तो वो एक अलग इशू है, लेकिन रिसर्च फेज में अगर बेनिफिट्स पॉसिबल थे तो आपने एक्सपेंस आउट कर दिया है, जो हो गया है उसको कुछ नहीं करना, अब ऑनवर्ड सोचना है। अब अगर फॉर्मूला हाथ लग गया है तो इसका बेटा फिर फर्दर रिफाइन करवाया जाता है, रिफाइन किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, फिर इसमें लूप होल्स चेक किया जाता है, उसे फिर फाइनल फिनिशिंग फॉर्म में लाके फिर अप्रूव करा के शायद कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ आ जाता है। तो मैं ये जो अगली बातें की हैं ये होती हैं फिर डेवलपमेंट फेज में। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि अब डेवलपमेंट फेज में इस फार्मूले की टेस्टिंग स्टार्ट होगी। वंस अगेन आ जाए क्राइटेरिया की तरफ। अब कहाँ ही डेवलपमेंट हो रही होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही। कुछ और मटेरियल्स कुछ वो भी मंगवा लिए होंगे, वो भी जिन पे टेस्टिंग करनी है, जो आप नाम बोल रहे थे, वही सारे खर्चे। ठीक है, सैलरीज, यूटिलिटीज, ये सब खर्चे इंकर हो रहे होंगे। तो कॉस्ट इकट्ठी करना वंस अगेन इशू शायद मेजर नहीं है। अब बताएं, क्या इस वक्त बेनिफिट्स प्रोबेबल हो गए होंगे? लेकिन मेरे वर्ड से नजर और से, अगर इस वक्त वैसे चांसेस हैं कि हो गए होंगे, कंपैरेटिवली ज्यादा चांसेस हैं रिसर्च फेज की बजाय कि अब हमें बेनिफिट्स ज्यादा प्रोबेबल हो गए होंगे। लेकिन वर्ड्स हमेशा हमने क्या यूज करने हैं? इफ द बेनिफिट्स आर प्रोबेबल and cost can be measured reliably, then capitalize the expenditures in development phase. If however still the criteria is not met, तो डेवलपमेंट फेज के खर्चे भी एक्सपेंसिव होते हैं। बाय डिफॉल्ट ठीक है, हम डेवलपमेंट फेज में ये अज्यूम कर लेंगे कि बेनिफिट्स प्रोबेबल हो गए होंगे, देयरफॉर कैपिटलाइज। लेकिन सेंटेंस कैसे लिखेंगे? रिकॉग्नाइज दिस एक्सपेंसेस एज एन एक्सपेंस अनलेस क्राइटेरिया इज मेट। क्या मैं ये कह रहा हूँ कैपिटलाइज नहीं हो सकते? क्या मैं ये कह रहा हूँ हमेशा कैपिटलाइज होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ? देयर इज मोर चांस इन डेवलपमेंट फेज कि क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन मीट हो गया हो, तो ठीक है आप कैपिटलाइज कर लें, अनलेस आपको पता चल जाए कि स्टिल क्राइटेरिया रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी अभी मीट नहीं हुई। तो इन दैट केस क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? रिकॉग्नाइज
the development expenditures as an asset, as an कौन सा asset, as a कौन सा asset, फिजिकल asset है ये, किस चीज से बेनिफिट्स नजर आ रहे होंगे, उस फार्मूले से एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में बेनिफिट्स, एज अ कौन सा asset, intangible asset, unless recognition criteria is not met. ठीक है सर, तो मीन्स से मेरी इस बात का मतलब ये है कि क्या डेवलपमेंट फेज के खर्चे भी एक्सपेंस आउट हो सकते हैं, अगर एलिमेंट सारा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो इवन देन एक्सपेंस आउट हो सकते हैं, लेकिन क्या कैपिटलाइज हो सकते हैं, कैपिटलाइज हो सकते हैं सर, अच्छा कोई एंट्री बता दें अगर कैपिटलाइज हो सकते हैं, जी सॉरी, इनटेंजिबल एसेट सॉर्ट ऑफ डेबिट है, लेकिन शायद एक वर्ड अभी और लगाने में जरा एक डेट लिख दूंगा, 30 जून 2023 पे सपोज जाके सक्सेसफुली डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो गई है, तो आगे बाद में जाते हैं जरा पिछली डेट से पढ़ा था, 31 मार्च 22 पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, और 30 जून 2023 मींस फिर 1 सेकंड से 15 मंथ्स बना दी मैंने, डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हुई है, इस टाइम पीरियड में अगर क्राइटेरिया आपका मीट हो गया था तो आप कैपिटलाइज कर रहे होंगे, लेकिन शायद इस ड्यूरेशन में ये भी वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा, फाइनली ये कंप्लीटेड एसेट कब कहलाएगा, 30 जून पे, तो शायद हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल एसेट टाइप को चीज डेबिट कर रहे होंगे, ये वर्ड शायद लगाना इसलिए भी जरूरी है कि क्या खर्चा जितना आप कैपिटलाइज कर रहे होंगे साथ साथ अमोर्टाइज भी हो रहा होगा, amortization begins when the asset is available for use, available for use ये कब होगा, जब डेवलपमेंट फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, तो जब डेवलपमेंट फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी फिर शायद हमारा इंटेंजिबल एसेट के नाम से एसेट बनेगा, शायद फिलहाल हम कैपिटल वर्क इन प्रोसेस डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्री करते जा रहे होंगे, लेकिन ये भी कब करते जा रहे होंगे, अगर क्राइटेरिया मीट हुआ है, और अगर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट फेज सक्सेसफुल हो गई है, अब फार्मूला रेडी फॉर यूज हो गया है, अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, तो हम आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हेड खत्म कर देंगे और एक फार्मूले को इंटेंजिबल एसेट के तौर पे डेबिट कर देंगे, और यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगी, और एसेट अगर अवेलेबल फॉर यूज हो गया है तो देन अमोर्टाइजेशन कब से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, और वो फिर डेफिनेटली डेवलपमेंट फेज सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ही होगा, ठीक है यहाँ तक, अब ये थोड़ा सा आप जरा पेज के स्टार्ट पे बना सकते हैं, डायग्राम की जरूरत है, मैंने डायग्राम बनाई है, अगर है तो फिर पेज नंबर मेरा 370 के पिछला पेज जरा बेहतर रहेगा, जरा इसमें जगह ज्यादा है, अब जैसा ये मेडिसिन हैं, इसी तरह ये जो मोबाइल कंपनीज हैं, ये भी तो नए नए मॉडल्स और नए नए फीचर्स के साथ अपने डिजाइन भी फीचर्स भी पता नहीं, तो ये भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेजेस में से गुजरते होंगे, जो नई कंपनी, ये जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, ये भी अपना नया मॉडल जब लॉन्च करती हैं तो उसको भी एकदम टेस्ट करके मॉडिफाई करके चला के वगैरह वगैरह सब कुछ फिर आपके हाथों में देते हैं, तो जो भी कंपनी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है, नई प्रोडक्ट्स बना रही है, वो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ह्यूज एक्सपेंडिचर्स इंकर कर रही है, सर समटाइम ज्योग्राफिकली दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि रीजन वाइज आपको पहले जब आप अपने एरिया को क्लोज करें तो पहले वहां पर आपको दोबारा टेस्टिंग वहां उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक, कि वो गर्मी में भी गाड़ी चलती सही है नहीं, ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी शायद अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट करते होंगे।
क्या ये कोई क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है फार्मूला? An asset will take substantial time period to get ready for its intended use or sale. हो सकता है सर। और अगर फिर इसको बनाने के लिए लोन लिए गए हैं तो क्या फिर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगी? तो उसी तरह हो जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। फार्मूला हैंडओवर कब होगा फैक्ट्री में? जब रिसर्च फेज कंप्लीट हो जाएगी, डेवलपमेंट फेज या कमर्शियल प्रोडक्शन फेज? कमर्शियल प्रोडक्शन फेज तो कहीं शुरू होनी है, फिर वो फैक्ट्री में। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अब हम इन्वेंट्री को उस पैमाने पे बनाएंगे जिस पैमाने पे उसे बना के हमने मार्केट में कस्टमर्स के लिए बेचना। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। हाँ जी, मैं अपनी बात इंशाल्लाह भी कंप्लीट करता हूँ। क्या ये हो सकता है कि हम फार्मूला डेवलप कर रहे थे और उसी दौरान किसी कंपेटिटर ने नई प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में लॉन्च कर दी है कि हमें अब अपने इस फार्मूले से कोई फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं रहे, तो अमोर्टाइजेशन तो कब स्टार्ट होगी? जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली हर बैलेंस शीट डेट पे अपने इस एसेट को इम्पेयरमेंट पे के लिए टेस्ट करते रहेंगे। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती रहेगी। क्या इसकी कोई कैरिंग अमाउंट होगी डेवलपमेंट फेज में? रिसर्च फेज में कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 0। रिसर्च फेज में तो एक्सपेंस आउट हो रहा है। कैरिंग अमाउंट किसकी होती है एसेट में? तो रिसर्च फेज में तो हमने एक्सपेंस आउट किया है। डेवलपमेंट फेज में हमने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया क्योंकि सपोज हमें लगा कि अब बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं, हम शुरू हो गए। तब कैरिंग अमाउंट वही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट बनेगी विदाउट एनी अमोर्टाइजेशन, ऐसे। तो उसे एज पर आई सेट अभी पढ़ते हैं कि एज इट इज जो कॉस्ट है वही कैरिंग अमाउंट, और उसको कॉन्टिन्यूसली हर बैलेंस शीट डेट पे इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट जरूर करेंगे। और अगर लग रहा है कि बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं रहे तो बस जितनी भी बेनिफिट्स रह जाएंगे, मतलब इम्पेयरमेंट तो याद है ना थोड़ा, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। और अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे, इवन दो एसेट अभी कंप्लीट ही नहीं है। तो अमोर्टाइजेशन स्टार्ट्स व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। बाकी भी ये बात अभी आ गई सामने। क्या हो सकता है लोग भी रिसर्च कर रहे हों और वो आपसे आगे निकल जाए? तो जैसे भी कि पहले से किसी ने टायर बना दिया और आप दोबारा से टायर बनाने के लिए ऑलरेडी वो existing। हाँ ठीक है, वो उसने मार्केट में लॉन्च नहीं किया था, आपने कहा मैं नया टायर बनाने लगा, और जैसे ही आपने खर्चे शुरू किए उसने होल्ड कर लिया। मैंने कहा पहले कर लेने देना खर्चे जरा। तो साल 2 साल आप लगे रहे, जब उसने देखा अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी ठीक ठाक इन्होंने पैसे जाया कर दिए, उसने लॉन्च कर दिया। हर 2 नंबरी अचानक समझ आ जाती, दूर दूर तक ये बात सही समझ आएगी। और अगर मैं कहूँ रिसर्च के स्पेलिंग सुना दे तो सवाल आना रिपीट कर दे, क्वेश्चन रिपीट कर दे। सर बस वही है सर। नहीं असल में आप इंटरनेशनल जो चीज़ है ना वो ज़्यादा देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो आराम सुकून से ज़िंदगी गुजर रही है वो आप देख नहीं रहे। आप ऐसी दुनिया में वहाँ ये भी होता है, वहाँ ये भी होता है, वहाँ ये भी होता है, यानी मुतासिर हो गए। वहाँ तो ये भी 2 नंबरी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। सुन 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 के आपको लगता है पाकिस्तान में भी हो रही है। क्या किया हमने? सॉरी
और नहीं बेटा ऐसे पाकिस्तान में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बदनाम करने की साजिश है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ। ये नोट कर लिए सर। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ईमानदारी से मुझे बताएं, टैक्स से शुरू करें, टैक्स F2 इंशाल्लाह भी, ऑडिट, हर जगह तो आप एथिक्स पढ़ते हैं। इतनी एथिक्स कैसे हो सकती है? नहीं अभी मतलब पुराने नहीं पढ़े हुए एथिक्स, हमारे जमाने में एथिक्स सिलेबस में नहीं थे। सही बता रहा हूँ, चेक कर लें हमारे जमाने की किताबें, वो ठीक है, इस वजह से हमें पता नहीं था। तो अभी ये जो फर्म्स भी जिनके पास है ना, ये भी बेचारे पुराने ना, तो इन्हें आइडिया नहीं कि एथिक्स भी होती हैं। तो आप लोगों को तो पता है, तो बस ठीक है, वो पुराना वक्त गुजर गया। ये नोट कर लिया सर जी, जरा बात एक थोड़ी पूरी करना जरा। एथिक्स है ना, बंदे ने पढ़ लिया तो बस समझ आ गया उसे, और अगर पढ़े ना हो तो ठीक है। पेज नंबर 371 सर, तब्दीली आ चुकी है सर मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह चेंज बैठी है। आप तो नहीं सर। देखिए अगर आप भी फॉर एग्जांपल, तो फिर लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ देते हैं, या तो उन्हें गलत ना कहें या फिर तो ठीक हो, वरना फिर एक ही पेटी बनाया, मुझे सुना होगा आपने, हम भी वो मैं भी वो, तो फिर क्रिटिसाइज क्यों? कम से कम इरादा तो नहीं है, अलमिया ये, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह किया भी नहीं है, लेकिन ये इरादा भी दिल में नहीं आ रहा कि यार हम नहीं, ये असल अलमिया मेरे ख्याल, अभी चांस भी नहीं है, फिर भी जहन में ये है कि नहीं कहना। रिसर्च फेज का काउंटिंग ट्रीटमेंट सर जी, अच्छे लोग हैं, देखें आपको फौरन पता चल जाता है कि नहीं कि गलत हो रहा है, बस ठीक है। तो जब खुदा ना खासा खुद मौका मिलेगा तो आपको पता चल जाना। अब तो एथिक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पढ़नी, अभी फाइनल में भी, बल्कि एथिक्स मॉड्यूल ऐड हो गया, वो 100 घंटे का, वो जो हो गया एप्लीकेबल, वो जो नई स्कीम में, वो जिस तरह वो था एक IT का कोर्स है, पता नहीं एप्लीकेबल आ गया वो मेरा, लेकिन 100 आवर्स का एक एथिक्स मॉड्यूल भी आ गया सर। 100 आवर्स वो जिस तरह पहले PCSE वगैरह होते थे उस तरह का कोर्स शायद करना, उसमें भी आपको सिखाया जाएगा कि दुनिया क्या कर रही है, फिर अवेयर किया जाएगा। जी सर जी, सॉरी जरा माजरत है, जरा बस पेज पढ़ दें कल तक फजूल में ये बोरियत खत्म हो जाए, सवाल शुरू करना। पेज नंबर 371 हमने रिसर्च फेज की डेफिनेशन पढ़ी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा। सर एक मिनट सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप पे एप्लीकेबल नहीं। There is no guarantee at this stage that future economic benefits can be obtained or are probable. किस स्टेज की बात हो रही है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर ओनली पॉसिबल, पढ़ते हैं बात होगी सारी। Therefore research expenses are normally these are written as a separate line item after selling and admin expenses in statement of profit and loss if definitely material, अगर ये material amount नहीं है फिर ऐसे टाइम वेस्टिंग है। देन सर फिर ना पैराग्राफ के नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ, एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ना कुछ उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह हम वहीं से हेल्प लेंगे। तो ये सिर्फ उसका हेडिंग लिखी हुई है। डेवलपमेंट फेज कैसे करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये वर्ड बस किए, बाकी डेफिनेटली लंबी स्टोरी है, उसको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है याद करने की। किसकी एप्लीकेशन कहाँ? रिसर्च की जो फाइंडिंग हुई है वो उसकी एप्लीकेशन होगी to a plan or design of the product of a new substantially improved product prior, लेकिन किससे पहले होती है? Prior to the commercial of the commencement of the commercial of, ये ढूंढ लेते। डेवलपमेंट फेज किसके बाद और किससे पहले होती है? Since development phase is after the research phase, therefore more advanced stage of creation of a formula. ठीक है? It may be possible that the item is expected to generate future economic benefits and therefore the amount can be capitalized. हमेशा, अब यहां से मेरी बात गौर से सुननी है जो आगे लिखा हुआ, पिछले पेज पर जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है
तो उसके लिए तो सिर्फ दो क्राइटेरियाज हैं, ए और बी। कौन कौन से? प्रोबेबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये तो दो मेन हर एक इंटेंजिबल एसेट के लिए। लेकिन डेवलपमेंट फेज के खर्चे अगर आपने कैपिटलाइज करने हैं तो 6 और भी हैं, ए बी सी डी एफ। मैंने क्या कहा, लेट मी रिपीट। किसी भी इंटेंजिबल एसेट में अगर डेबिट होना है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया तो है ही हैं, लेकिन वो जो पहला क्राइटेरिया प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाला, वो शायद फर्दर स्प्लिट हो रहा है 6 में। ये सिर्फ किसके लिए है? डेवलपमेंट फेज की। तो हमेशा आपने क्या करना है, और ये जो लिखा है इसका क्या करना है, ये गौर से सुना। जब भी कभी हम डेवलपमेंट फेज में होंगे, वी अज्यूम के प्रोबेबल बेनिफिट्स हो जाने की वजह से डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज कर लें, लेकिन सेंटेंस इस तरह कंक्लूड करेंगे, इफ द रेलिवेंट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, मींस टू से इफ इट इज नॉट मेट देन फिर ये भी एक्सपेंस आउट ही होंगे। अब ये लिखे हुए जो 6 पॉइंट्स नीचे, इनको शायद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और रट्टा लगाने की तो खैर बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर ये कभी हमें लिख के देख के लिखने पड़ गए तो पैरा 57 में ये सिर्फ क्या है ये पता होना चाहिए। ये क्या है? डेवलपमेंट फेज के खर्चे अगर कैपिटलाइज होने हैं तो ये भी मेट, सारे क्राइटेरियाज मेट होंगे, और इसमें से कोई एक भी नहीं। इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, ये 6 के 6 फुलफिल होंगे तो डेवलपमेंट फेज के खर्चे कैपिटलाइज होंगे। अदरवाइज डेवलपमेंट फेज के खर्चे भी, अगर इवन एक भी रह गया तो ठीक है। अब अगर एक नजर आपने पढ़ना है तो जरा एक नजर बस पढ़ना है, लेकिन इनकी कोई ऐसा सिग्निफिकेंस ना याद करने वाली है और ना ही कोई ऐसा बगैर देखे लिखने वाली है। फिजिबिलिटी बन गई हो, इंटेंशन टू कंप्लीट हो, एबिलिटी टू सेल हो, जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, एबिलिटी मैयर कॉस्ट हो। बल्कि शायद उसने उन्हीं दो को शायद 6 में कर दिया, कॉस्ट भी आगे बीच में। उन दो को अगर आप देखें, बीच में बेनिफिट्स के भी हैं और एंड में कॉस्ट वाला भी आ गया। लेकिन ये सारे क्राइटेरिया सिर्फ किसके लिए हैं? नहीं, रिसर्च पर नहीं। अब डेवलपमेंट फेज के खर्चे अगर कैपिटलाइज होने हैं तो ये 6 के 6 पॉइंट्स एप्लीकेबल होने चाहिए। एक लास्ट सेंटेंस पढ़ा, if just one of the above mentioned criteria is not met, even then the related development cost must be expense out। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे है। एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट फेज भी हैं, वो भी पैरा नंबर है। फिर इंटरनली जनरेटेड एसेट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, वो भी पैराज हैं। पास्ट एक्सपेंसेस की भी मैंने बात की है, नॉट कैपिटलाइज मींस से क्राइटेरिया मीट होने से ऑनवर्ड्स खर्चे कैपिटलाइज होंगे या बैकवर्ड्स? जो खर्चा एक दफा प्रॉफिट लॉस में चला गया है, रिसर्च फेज का हो या इवन डेवलपमेंट फेज का हो। डेवलपमेंट फेज का भी हो सकता है, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुई लेकिन कोई एक क्राइटेरिया रह गया, इवन देन आप एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली के सारे क्राइटेरियाज मीट हो गए तो ऑनवर्ड्स खर्चे बस आप कैपिटलाइज करेंगे। एक्सपेंडिचर इन इंटेंजिबल एसेट that are initially recognized as an expense shall not be recognized as an asset at a later date। किन खर्चों ने कैपिटलाइज होना? जो ऑनवर्ड्स है। जस्ट एक मिनट, बस बातें ही नहीं है, अगर कंप्लीट करना एक पैराग्राफ रहेगा। commercial production in which inventories are produced for sale, once development phase is successfully completed, the economic benefits from the use of the development asset can start to flow to the entity in order to achieve a better reflection of the diminishing value of the asset। अब इस फार्मूले भी कोई लाइफ होगी, ये जो आपने मेडिसिन का फार्मूला बना लिया है इसकी भी कोई लाइफ होगी, कोई नई ना आ जाए, कोई कंपेटिटर ही ना इंट्रोड्यूस कर दे। फिर वैसे भी ह्यूमन बॉडी शायद इम्यून हो जाती है, उसे भी नई मेडिसिन की शायद जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसकी भी अगर कोई लाइफ है तो फिर क्या इस एसेट पे जो खर्चा हुआ है उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही होगी। तो डेवलपमेंट एसेट शुड बी amortized। The amortization of the development asset must begin as soon as the asset is, it doesn't mean कि actually production कब start हुई है। For example, formula available for use है लेकिन अभी production start नहीं हुई, तो what are the once again keywords? Production start हो जाए या asset available for use हो जाए, ठीक है। इसमें नई चीज। However, अभी जो बैच से बात हो रही थी, research and development project must be continuously tested during the course of completion for impairment, and whenever carrying amount exceeds recoverable amount, an impairment loss must be, क्या तो साथ साथ होता रहेगा लेकिन क्या बाद में ही होगा। impairment testing साथ साथ करते रहेंगे लेकिन amortization begins when the asset is available for use। चलिए इंशाल्लाह इसकी बेस पे मैं चाह रहा था जरा यहाँ तक बात हो जाए ताकि हम
क्वेश्चंस की तरफ कल आ जाए। आप लोगों ने प्लीज सीरियसली 2 दिन 3 दिन जरा जब तक इसका कोई होमवर्क ना हो जरा IS 1037 को टाइम देना। तो वो इमीडिएट एक्सपेंस आउट हो जाएगी। इम्पेयरमेंट का यही मतलब इमीडिएट इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ऐसे खत्म। कैरिंग अमाउंट जीरो, अगर रिकवरेबल अमाउंट जीरो है तो एसेट जीरो कर जितना खर्चा कैपिटलाइज किया होगा सारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। कैपिटलाइज कर भी लिया अगर और बाद में एसेट इंपेयर हो गए तो एसेट खत्म हो जाएगा। हम डेप्रिसिएशन का वेट नहीं करेंगे। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा? जी हमारा ठीक कह रहे हैं आप। ये एनपीओ में भी यही क्राइटेरिया था और मैंने शायद वहां बताया होगा कि ये IAS 38 में से उठा के उसने कॉपी कर दी। अल्लाह हाफिज़ जी। सर ये 37 और IAS 10 में एक चीज तो ये है ना कि हम डिस्क्लोजर दें, उसमें वो पॉइंट्स आ जाते हैं अनसर्टेनिटी से। लेकिन एक चीज है कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ना डिस्क्लोजर आता है, कुछ जगह उसमें डिस्क्लोजर